जीरियाट्रिक डिसऑर्डर एज रिलेटेड चेंजेस हैं, एज रिलेटेड चेंजेस, एज रिलेटेड चेंजेस, जीरियाट्रिक डिसऑर्डर। Study of aging is gerontology. Gerontology which deals with the geriatric disorder as well as social impact. Is it clear? Geriatrics deals the science. This is the medical science which deals especially the hello sir clinically the clinical impacts and other physiological and anatomical impact. So due to age related changes है ये, एज के साथ में डिसऑर्डर क्या क्या डेवलप होते हैं। कॉमनली जो बेसिकली जो इंक्लूड्स होते हैं मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स, मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स, musculoskeletal problems, mental illness, balance problems, chronic pain, नीचे मैं लिख नहीं पा रहा हूं, क्रॉनिक पेन, ये सब होते हैं। तो जीरियाट्रिक डिसऑर्डर, और एक्चुअली जीरियाट्रिक डिसऑर्डर है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, सीएनएस से रिलेटेड होगा, जीआईटी से रिलेटेड होगा, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होगा, यूरिनरी से रिलेटेड होगा। तो ऑब्वियसली इन्हीं से सब रिलेटेड होंगे ना जीरियाट्रिक डिसऑर्डर, क्योंकि एज रिलेटेड चेंजेस हैं। तो एज रिलेटेड चेंजेस कोई बाहर से तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली जो हमारे पास जो हमारे वेरियस सिस्टम्स हैं। क्यों ये वेरियस सिस्टम इसलिए है क्योंकि वेरियस सिस्टम में वेरियस ऑर्गन्स हैं। तो ओवरऑल ऑर्गन्स अगर डिटोरिएट होंगे तो सिस्टम डिटोरिएट होगा, सिस्टम डिटोरिएट होगा तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल एक ह्यूमन पे पूरी इंटैक्ट एक बॉडी पे वो पूरा इंपैक्ट आएगा, और वो अलग अलग डिजीज के फॉर्म में आता है जिसको क्लासिफाइड मैनर में डिफरेंट डिजीजेस है। तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा है, कॉमनेस्ट है, वन ऑफ द मेंटल इलनेस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, न्यूरॉन का डिजेनरेशन होता है। बैलेंस प्रॉब्लम, उस दिन आपको हमने बताया था बैलेंस प्रॉब्लम के लिए आपको हमने बताया था सेमी सर्कुलर कैनाल्स है इंटरनल ईयर के पार्ट में, और वहां से जो रिसेप्टर्स हैं कॉक्लियर, जो पूरा सेटअप है कॉक्लियर का, तो उसकी वजह से ये है। क्रॉनिक पेन, कॉक्स2 रिसेप्टर्स हैं आपको पेन के लिए, कॉक्स2 इनहिबिटर्स मेडिसिन्स होती है। तो दीज आर द बेसिकली जीरियाट्रिक डिसऑर्डर्स है। तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम की बात होगी, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम होगी, बैलेंस की प्रॉब्लम होगी, और ये जो मेंटल इलनेस है इसी से फिर धीरे धीरे चल के ये पार्किंसंस डिजीज हो जाती है और अल्जाइमर्स डिजीज, ये दोनों भी पीडी और एडीबी उसी का एक हिस्सा हो जाते हैं। कार्डियक अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो एंजाइना हो गया, एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, एंजाइना पेक्टोरिस है, और भी अलग अलग से। अगर हम मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो मसल ट्रॉफी हो जाती है, मसल डिटोरिएशन होता है, ट्रॉफी हो जाती है, मसल डिजनरेशन हो जाती है, बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, और गाउट है, और इसके साथ में अलग अलग, क्योंकि दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स भी रहते हैं, उन दोनों जॉइंट्स के बीच में अगर हम दो बोन की अगर हम बात करें, मान लीजिए एक जॉइंट्स ये एक जॉइंट्स ये है, अलग अलग तरीके के जॉइंट्स हैं। मान लीजिए हम एक इस जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर इसके अंदर मसल्स के साथ में फ्लूइड्स भी भरा हुआ है। दिस इज द सिनोवियल फ्लूइड्स, साइनोवियल फ्लूइड्स भरा है, और ये हमारा नी जॉइंट्स है।
मान लीजिए ऊपर की तरफ दिस इज द फीमर, और इसी के साथ में दूसरी बोन है, ये अगर बड़ी वाली टिबिया है तो दूसरी फिबुला, फीमर ऐसे ही हाथ में है, मान लीजिए ह्यूमरस है, यहाँ पे 2 बोन रेडियस अल्ना, तो ऐसे ही ये जो सिनोवियल फ्लूइड भी डिक्रीज हो जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जो पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो डिफॉर्मिटीज हो रही है उनके स्केलेटल सिस्टम में, तो आप उनका एक्सरे चेक करिए। एक जो हेल्दी का एक्सरे होगा वो आपको इतना स्पेस दिखाई पड़ रहा होगा, स्पेस का मतलब है ये स्पेस, इज इट क्लियर? और जो डिजीज पर्सन होगा ना, उसका एक्सरे मालूम है क्या होगा? उसका एक्सरे आपको बिल्कुल ऐसा आएगा, एकदम इस तरह से, ये, इज इट क्लियर? अब ये सोचिए कि ये क्या, ये मतलब इस तरह से मुड़ सकता है क्या? ये मूवमेंट इसमें पॉसिबल है? नहीं। फिर इसके लिए अलग अलग फिजियोथेरेपिक पैरामीटर हैं, और भी सर्जिकल इंटरव्यू है, वो सब कर सकते हैं। तो ये डिक्रीज हो जाता है सिनोवियल फ्लूइड्स। धीरे धीरे क्या होता है कि इसके साथ में मान लीजिए अलग अलग ये बॉडी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं लेग में, तो अब क्या होता है धीरे धीरे इसमें यहाँ पे डिफरेंट न्यूरॉन्स भी हैं, और न्यूरॉन्स में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। तो ये क्या है, न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सियाटिका के पेशेंट्स आते होंगे, तो उसमें ज्यादातर में क्या है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी के ही पेशेंट्स आते हैं। तो एज रिलेटेड तो ये सबसे कॉमन है। So, ये इस तरह से मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस हो गया, बैलेंस प्रॉब्लम है, क्रॉनिक पेन, ऑब्वियस है ये पेन से इंड्यूस्ड है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है तो पेन, कहीं ना कहीं पेन इन्वॉल्वमेंट है। सेलुलर चेंजेस होते हैं, सेलुलर चेंज के साथ में ये हो रहा है। बैलेंस प्रॉब्लम के लिए आपको हमने बताया, बैलेंसिंग के लिए उस दिन आपको हमने डिस्कस किया था वेस्टिबुलर सिस्टम, दैट द वेस्टिबुलर सिस्टम था। कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं, जीरियाट्रिक्स प्रॉब्लम्स, जीरियाट्रिक डिसऑर्डर्स की ये बात हो गई। तो जीरियाट्रिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या आ गया, बेसिक बता दो। वेरियस सिस्टम्स इंड्यूस होते हैं। मस्कुलोस्केलेटल में ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और मसल सिस्टम में सार्कोपीनिया, लॉस ऑफ मसल मास हो गया। सो these are the एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए। और इसको ओवरकम करने के लिए आपको हमने उस दिन एक डिस्कशन किया था, हाउ यू कैन दैट फिजियोथेरापिकल, इनको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट वाज द हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट्स। सो ट्रीटमेंट इज बाय द 2 टाइप्स। वन वाज द टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट। अब अगर हम इन पेशेंट्स की बात करें, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग भाई बात करते हैं जीरियाट्रिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, फिर यहां पे बात करते हैं क्या होंगे इनके स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, चौक तो खत्म हो रही स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसमें फिर वही बात आ जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, STN, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल में हम देखेंगे, कैंसर स्टडी भी करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सेल प्रोलिफरेशन हो रहा हो, सेल बढ़ रही हो सेल, तो ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका। एंटी एजिंग जीरियाट्रिक डिसऑर्डर तो आ गया। जीरियाट्रिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट भी 2 हिस्सों में फिर चलेगा। एक तो है हार्मोनल थेरेपी, और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स। हार्मोनल थेरेपी इंक्लूड्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। This includes the human growth hormones, DHEA injections, dihydroepiandrosterone हार्मोन हो गया जाकर के, मेलेटोनिन है, एस्ट्रोजेंस है, एस्ट्रोजेंस फॉर द केस ऑफ द वुमेन्स। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, डिफरेंट विटामिन एज यू नो, विटामिन A, C, E,
कोएंजाइम्स, Q10, इन सबका हम यूज करते हैं। तो ये डिसऑर्डर और इसका ये ट्रीटमेंट हो गया। दूसरी चीजें ये है अदर और जो डिसऑर्डर है जैसे ओबेसिटी, आर्थराइटिस तो आपने देख लिया, मोटापा भी एक रीजन है, ओबेसिटी है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो गई, पार्किंसंस हो गया, स्ट्रोक तो समझ ही रहे हैं, हाइपरटेंशन की वजह से कार्डियक स्ट्रोक, ये सब हो गया जाकर के। सो ये जीरियाट्रिक डिसऑर्डर विद क्लिनिकल पैरामीटर्स, इन सब के बारे में आप अपने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को फाइंड करिए, स्टडी करिए, इसके बाद क्लोज होना खत्म। दूसरी चीज फिर इसके बाद में फिर आपने बात बताई कि डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर हम बात करें, मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें क्या इम्पैक्ट आएगा। आइए सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें। एक ऐसे आप ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल को फिर दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, 1 1 1 ऐसे ही। ये ट्रायंगल इसको डिवाइड करके इस तरह से बना लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से बनाइए। और ये दिस इज फैलोपियन ट्यूब्स हैं और दो इस तरह से ओवरी, इज इट क्लियर? दिस इज ओवरी, दिस इज हमारे पास चाक खत्म हो रही, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। सो दिस इज फैलोपियन, अब पूरा लिख देते हैं, चाप मिल गई। फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये हो गया जाके। दिस इज व्हाट यूट्रस, इज इट क्लियर? अब क्या है कि यहाँ पे ओवुलेशन, ओवरी से यहां से ओवम रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। सो ये क्या होता है कि यहां से ड्यू टू द फीमेल सेक्स हार्मोन, उनकी वजह से ये बेसिकली ये सिस्टम रहता है। सो दिस इज oogenesis, this is process is known as oogenesis। यूट्राइन वॉल में यहीं से मेंसेस स्टार्ट होते हैं, बिकॉज आफ्टर, ये पूरा एनाटॉमिकल बात हो रही है, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस है नहीं। तो oogenesis के बाद फर्टिलाइजेशन हमेशा फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। अब धीरे धीरे होता क्या है कि अगर मान लीजिए एज के साथ में क्या है, प्लेसेंटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइजेशन सबसे पहले से, ये बड़ा सुपर क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये फर्टिलाइज एग आकर के फिर ये फिंगर लाइक के प्रोजेक्शंस बनेगी और ये यहाँ पे इम्प्लांट कर जाएगा ऐसे। सो दिस इज द प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब अगर मान लीजिए ये वॉल अगर वीक है, कमजोर है, तो प्लेसेंटा वहां बहुत ज्यादा दिन तक अटैच रह ही नहीं पाएगा, इसी को कहते हैं मिसकैरेज। अब एज रिलेटेड चेंजेस में क्या हुआ, एक तो मसल वीक हो रही, दूसरी चीज क्या है कि अगर मसल में फाइनली क्या हो रहा है कि मसल्स में हम शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर की बात की थी, तो रीजनरेशन नहीं होगा। अब ये नई सेल्स जब बनेंगे नहीं तो प्लेसेंटा सही से अटैच नहीं रह पाएगा। दूसरी चीज अदर जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मान लीजिए फीमेल सेक्स हार्मोन है, oogenesis हुआ, अगर ओवम प्रॉपर मैच्योर्ड नहीं होगा तो भी उसमें कोई डिफॉर्मिटीज आ सकती है। तो ये तो एज रिलेटेड, और भी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल अगर देखना है तो आप गायनेकोलॉजिकल कोई भी गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन ले सकते हैं। सो दिस इज, अगर ये बात आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की। अब अगर इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्क्रोटम, यहाँ पे दो टेस्टिस हैं, स्क्रोटल सैक, और यहां से क्या होता है कि ये वास्ट डिफरेंस, दिस इज स्क्रोटल
sac, this is testis, this is vas deferens. अब क्या है, so this is, तो ये जो है मान लीजिए टेस्टिस है, अब यहाँ पे जैसे वहां oogenesis हो रही थी, यहाँ पे क्या होगी, स्पर्म फॉर्मेशन होंगे, स्पर्म फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, इस पर ये भी सवाल बड़ा सुपर हिट है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, इन द टेस्टिस। और मैच्योर्ड स्पर्म ये सीधे पहुंच के और डिफरेंट ग्लैंड से और फिर थ्रू द पेनिस इजैकुलेशन है as a in the form of semen with some other glands. So एज रिलेटेड के साथ में फिर क्या होता है कि इसमें भी एजोस्पर्मिया एक डिजीज होती है, एजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंटिंग्स। जैसे बहुत से ऐसे कपल्स हैं कि दे आर सेइंग कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है मेल फीमेल पार्टनर में, तो फिर एजोस्पर्मिया भी है, स्पर्म काउंटिंग होती है। पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में अपने यहाँ, सो उनको देखते हैं कि एजोस्पर्मिया, पता चला कि फीमेल के लिए अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो मेल के केस में भी स्पर्म काउंटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि काउंट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही काउंटिंग होती है जैसे आरबीसी काउंट होती है। आरबीसी का अगर सेल आपने पैथोलॉजी में किया होगा तो उसमें एक ये इस तरह से स्क्वायर्स बने होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ कितने स्पर्म्स हैं, सो दैट इज अगर उससे डेंसिटी कम आ रही है तो इट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मींस लेस काउंटिंग ऑफ स्पर्म्स, लिख लो वहीं पे, लेस काउंटिंग ऑफ स्पर्म्स। तो ये एक आता है एज के साथ में, ये भी एक फैक्टर आ जाता है। और बाकी जैसे क्या है कि साथ साथ में फिर क्या होता है कि मेल के केस में स्पेशली यहां से जब यूरिन डिस्चार्ज होना और साथ में ये वास डिफरेंस आता है तो उसी में यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, 2 ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट। तो एज के साथ में ये फिर इनलार्जमेंट भी हो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा प्रोस्टेट जो होता है, दिस इज द बेसिक एज रिलेटेड डिसऑर्डर विच इज इन द केस ऑफ मेल्स। बाकी आपको पता है कि वेसेक्टोमी क्या होता है, ये आपको ये जो वास डिफरेंस को कट करके बांध देना, या मतलब उसको कि स्पर्म्स आगे ना जा पाए, सो दिस इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। बिल्कुल वैसे ही जैसे फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनको हम ब्लॉक कर दें तो ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पे वेसेक्टोमी। सो दिस इज ऑल अबाउट for your this reference other system and all which is related with the factors, physiological anatomical factors of aging. So thank you for your patience hearing